बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और इससे पहले हम जो है वो जनरल प्रिकॉशंस और रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं। और आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन हैं जब भी आप एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो पंच करते हैं, डालते हैं, तो उस वक़्त क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये आज हमारी तीसरी एपिसोड है और ये भी आप समझें एक वार्म अप हमारी वीडियो है जिसमें हम एक्सपेंसेस को देखते हैं बहुत क्लोजली आज। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका पार्ट आप बन सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए और अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक के पे रहें तो वहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। द टैक्स मैमिन के नाम से हमारा ग्रुप है, वहाँ पे भी डिस्कशन होती है। और अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं और फ्यूचर में भी इन टच रहना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये जो है वो प्रोफेशनली जो है हम आपको ग्रूम कर सकें टैक्स में की फील्ड के अंदर। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कंपनी की या एओपी की या किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की, तो आपके पास फाइनेंशियल्स होते हैं, आपके पास अकाउंटिंग डाटा होता है। उस अकाउंटिंग डाटा को आपने कन्वर्ट करना होता है टैक्स प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम के अंदर। अब ज़ाहिर है जो अकाउंटिंग आप बनाते हैं, जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के बनाई जाती हैं, आपकी कंपनी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। वेरेज़ जो टैक्स के अंदर फिगर्स आती हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए और उसके टैक्स में कुछ थ्रेशहोल्ड्स बताए गए हैं, कुछ प्रिकॉशंस बताई गई हैं, कुछ प्रोविजंस होती हैं। तो ये जो कन्वर्जन का अमल होता है, यानी कि आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स प्रॉफिट के अंदर और टैक्सेबल इनकम के अंदर जो कन्वर्ट करना है, तो इस पूरे अमल के इस कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि बहुत से एक्सपेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होते, उसको हम ऐड बैक निकाल देते हैं। कुछ टैक्स में जैसे कि आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जो वहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो अकाउंटिंग की रूल से होता है। फिर टैक्स के अंदर जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर जो है वो एक 23 सेक्शन के अंदर एक प्रॉपर एक टैक्स में भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के तरीके मौजूद हैं। तो यानी कि अकाउंटिंग वाला जो है वो हम ऐड बैक कर देते हैं आपके प्रॉफिट के अंदर और दोबारा कैलकुलेट करते हैं टैक्स वाला। इसी तरह अगर आप देखें कि आप जब भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पकड़ते हैं तो उसमें आप उठाते क्या हैं कि प्रॉफिट आप लेते हैं बिफोर टैक्स आप प्रॉफिट लेते हैं और वो तमाम लिस्ट आप निकालते हैं एक्सपेंसेस की जो अलाउ नहीं थे, उनको आप उस प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक करके प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद टैक्स की हिसाब से जो आप एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं वो अलाउएबल होते हैं, उनको आप लेस करते हैं। तो उसके बाद हम जो कन्वर्ट होता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टैक्स प्रॉफिट के अंदर। तो इस पूरे अमल के दौरान हमारी जो कंसर्न होगी इस वीडियो के अंदर वो है कि हमने आज देखना है कि जब आप एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप शो करते हैं, उनको शो करते वक्त आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, ये आज हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटलाइन क्या है। अब देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस टैक्स प्रॉफिट, ठीक है, जो आप ऊपर देख चुके हैं वो क्या है, उसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने देखना है कि अलाउएबल एक्सपेंसेस जो हैं सिर्फ हमें वही शो करने होंगे। और आज हम देखते हैं कि अलाउएबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे कि इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस की कौन सी एग्जांपल्स हैं। अपॉर्शनमेंट एक्सपेंसेस की ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर प्रिकॉशंस में ये देखा था कि अगर आपकी एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स हैं, यानी कि आपको गुड्स से भी पैसे आ रहे हैं, सर्विसेज से भी पैसे आ रहे हैं, इसके अलावा जो है वो कमीशन इनकम भी आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट भी आप अर्न कर रहे हैं, तो ये आप क्या हो रही हैं कि डिफरेंट इनकम की स्ट्रीम्स हो गई आपकी। अब ये कुछ जो होगी वो माइट भी एडजस्टेबल होगी, कोई मिनिमम होगी, कोई फिक्स होगी। तो और जबकि आपका एक्सपेंस तो कॉमन होता है, तो उस एक्सपेंस को आपने रेवेन्यू रिजीम और स्ट्रीम के हिसाब से अपॉर्शन कैसे करना है,
ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेबिट नोट और परचेज़ रिटर्न है आपकी। जैसा कि आपको पता है कि डेबिट नोट आपका जो है वो सेल्स टैक्स रिटर्न्स में पड़ा होता है, और परचेज़ रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होती है। और जब आप नेट परचेजेस निकालते हैं तो ये सारी चीज़ें आप उसमें से लेस कर देते हैं। तो इन दोनों का भी आपस में रब्त होना, इन दोनों का जो है वो कोहेरेंट होना, एक पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है कुछ हम लिमिटेशंस देखेंगे, जैसा कि हम पहली वीडियो में भी देख चुके हैं फार्मा की। इसके अलावा भी कुछ देखेंगे कि कुछ एक्सपेंसेस की सेक्शन 21 के अंदर लिमिटेशन भी है। तो जब भी आप रिटर्न के अंदर उस एक्सपेंस को शो करने लगें तो उन लिमिटेशन को भी ज़रूर मद्देनज़र रखें। आगे हम देखेंगे कि अगर आपकी विदहोल्डिंग जो पेमेंट्स हैं और बैंकिंग चैनल जो है, ये दोनों बड़ी ज़रूरी हैं कि जब भी आपको एक्सपेंस पे करेंगे उसके ऊपर विदहोल्डिंग करना ज़रूरी है। और उस एक ख़ास थ्रेशोल्ड जो है वो आगे चल के हम देखते हैं कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, उस थ्रेशोल्ड के मुताबिक को भी पेमेंट करते हुए मद्देनज़र हमें रखना होगा। अदरवाइज़ हमें वो जो ख़र्चे हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो कर रहे हैं वो हमारे, वो चाहे 121 का ऑडिट हो, तो वो हमारे लिए जो है वो इनएडमिसिबल हो सकता है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बाद में हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद आखिर पे हम जो देखेंगे कि जब भी आप नेट परचेजेस कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमारी क्लोजिंग स्टॉक की फ़िगर जो है वो मूव होती है। ये ट्रेडर के लिए भी है, मैन्युफैक्चरर के लिए भी है। तो उसका बैलेंस और आपके बैंक के साइड जो डेबिट है उनका क्या लिंक है, उनको भी हम थोड़ा सा आखिर में देखेंगे। और ये कैसे रेलेवेंट है हमारी इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर, ये हम आखिर में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारे पास है वो देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस जो कुछ इनएडमिसिबल हो सकते हैं, जो जर्नल होते हैं, वो चंद मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी हैं कि जितने भी टैक्सेस, ड्यूटीज़, सेस आप पे करते हैं ये आपका ख़र्चा नहीं है। अकाउंटिंग में तो आप इसको बुक करते हैं, लेकिन जब आप इसको टैक्स के अंदर आप इन फिगर्स को लेके आएंगे तो ये ऐड बैक हो जाएंगे, ये इनएडमिसिबल होता है। उसके बाद अगर आपकी कंपनी जो है उसने एक एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो प्रोविडेंट फ़ंड है और वो प्रॉपरली जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं है, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड है, तो जितनी भी कंट्रीब्यूशन आप करते हैं अकाउंटिंग में तो आप इसको डालते हैं, लेकिन जब आप टैक्स के अंदर आते हैं, वर्किंग बनाएंगे, तो अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन की हुई है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड के अंदर तो वो भी आपका इनएडमिसिबल ख़र्चा है, वो ऐड बैक होगी। जितने भी आपने पेनल्टीज़ पे की होती हैं, डैमेजेस पे किए होते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जुर्माने आपने अदा किए होते हैं, अब ज़ाहिर है वो आपका बिज़नेस का ख़र्चा तो होता है, लेकिन वो टैक्स के अंदर जो है वो आपको अलाउ नहीं होता, वो इनएडमिसिबल होता है। उसको भी आपने, अगर आपने ऐड किया हुआ है अपने ख़र्चों के अंदर, तो आप उसको वहाँ से निकालेंगे। अगर आपने कोई भी ख़र्चा पे किया हुआ है उस पर आपने विदहोल्डिंग टैक्स जो है जितना होना चाहिए था वो नहीं किया हुआ, या बैंकिंग चैनल के थ्रू करना चाहिए था आपने नहीं किया हुआ, तो वो ख़र्चे भी इनएडमिसिबल नेचर के हैं, उनको भी आप ज़रूर नज़र में रखें। इसके बाद जो है अगर आपने एओपी जो है उसने कुछ प्रॉफिट या रिम्यूनरेशन जो है वो पे किए हैं अपने पार्टनर्स को, तो वो भी अलाउ नहीं है, ये ख़र्चा भी अलाउ नहीं होता एओपी के लिए, ये एओपी के लिए भी इनएडमिसिबल बन जाता है। इसके अलावा जो आपने पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस जो हैं जिसका बिज़नेस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको भी आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते अपने फाइनेंशियल्स के अंदर या एओपी के अकाउंट्स के अंदर, वो ख़र्चा जो है बेसिकली वो डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं ये बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एडवांस नेचर के एक्सपेंसेस हैं। तो एडवांस नेचर के एक्सपेंसेस जो हैं लाइक जैसे इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस अगर आपने इन एडवांस पे की है, लाइक अगर आपने 24 मंथ्स की इंश्योरेंस पे की है और आप 12 महीनों की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो रेलेवेंट ख़र्चा आपका है प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर वो ही सिर्फ आपके लिए रेलेवेंट होगा। बाकी जो अगले 12 महीनों का एडवांस आपने पे किया है वो प्रीपेड ख़र्चा है, वो आपका इनएडमिसिबल हो जाता है। इसके अलावा जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर आपके हैं, जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर आपका होता है, ये वाला एक्सपेंडिचर जो है इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है, बट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उस खर्चे को एज एन एक्सपेंस बुक नहीं कर सकते। इसके अलावा डोनेशंस हैं, ऐसी तमाम डोनेशंस जो आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के अलावा दी हुई हैं, वो उनके ऊपर अगर आपने डोनेशन दी है तो वो एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं हो सकता, उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा अगर आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन अंडर क्लास 61 जो है अगर वो बनते हैं तो उस पर आपने दी हैं तो वो ख़र्चा।
इसके अलावा अगर आपका लीज़ की कुछ आपके पास एसेट्स हैं तो उस सूरत में आपको फाइनेंशियल चार्जेस जो आप पे करेंगे वो तो आपको अलाउ नहीं होंगे, वो इनएडिमिजिबल होंगे, लेकिन जो टोटल रेंटल आप पे कर रहे होंगे ड्यूरिंग द ईयर वो आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस होगा। तो ये चंद एक्सपेंसेस थे जो इनएडिमिजिबल थे, एज एन एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने रखे हैं। तो जब भी आप वर्किंग बना रहे हों, जब भी आप टैक्स के लिए फ़िगर्स फाइनल कर रहे हों फाइनेंशियल से उठा के, तो इन एक्सपेंसेस को आप ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ क्वांटम की बेसिस पे भी सेक्शन 21 से मैंने लिए हैं। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है तो वो अपने जो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं वो 10% ऑफ द टर्नओवर से ज़्यादा नहीं रख सकता। और अगर एक रिटेलर जो है कमीशन अगर आपने पे किया हुआ है थर्ड शेड्यूल आइटम का, तो वो आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को पे किया है तो वो 0.2% ऑफ द ग्रास अमाउंट से ज़्यादा जो है अगर आपने पे किया है तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। तो जब भी आप कोई इस तरह इस नेचर का एक्सपेंस जो है उसको फाइनेंशियल से उठा के रिटर्न में डाल रहे हैं तो इनको भी आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। आगे जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी जो रेवेन्यू आ रहा है वो दो तरह का है, एक फ़ाइनल है और एक एडजस्टेबल या मिनिमम में आ रहा है। तो फ़र्ज़ करें आपका जो रेवेन्यू है वो 50 मिलियन का फ़ाइनल रिजीम के अंदर फ़ॉल करता है, जबकि 40 मिलियन का जो आपका है वो फ़ॉल करता है एडजस्टेबल और मिनिमम। इनको इकट्ठा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी नेचर सेम है। इन दोनों सूरतों में चाहे वो एडजस्टेबल रिजीम हो या मिनिमम रिजीम हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करना होता है, तो इसलिए मैंने इनको क्लब किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल बनता है 90 मिलियन, 50 मिलियन है और टोटल रेवेन्यू जो है वो बनता है 90 मिलियन आपका। अब 90 मिलियन का जो ब्रेकअप है उसमें आप देख रहे हैं कि 56% जो है वो फाइनल का पोर्शन है और 44% जो है वो पोर्शन जो बनता है, जो अपॉर्शनमेंट बनती है वो बनती है एडजस्टेबल और मिनिमम की। अब हम नीचे देखते हैं कि हम एक्सपेंस जो हैं वो कैसे। अब ये देखें कि ये वही मैंने रिटर्न वाले कॉलम यहाँ पे बनाए हैं कि फ़र्ज़ करें एक सैलरी जो है उसका टोटल ख़र्चा जो 15 लाख रुपया था, उस 15 लाख को आपने अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज यानी कि 56% आपने फ़ाइनल वाले कॉलम में डालना है और 44% जो है इनकम आपने एक्सपेंस जो है वो आपने चार्ज करना है जाके नॉर्मल को। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि 15 लाख का जो है हमने पोर्शन किया है 56 और 44% के हिसाब से, तो 8 लाख जो है वो फाइनल इनकम को चार्ज हो जाएगा और जो 6,66,000 रुपया है वो एडजस्टेबल और मिनिमम में से लेस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा 15 लाख जो है वो सारे का सारा जाके नॉर्मल में से लेस करें। आपको क्या करना होता है कि अपने जो एक्सपेंस है उसको फाइनल इनकम और एडजस्टेबल और मिनिमम के अंदर जो है वो एग्रीड रेशो के ऊपर अपॉर्शन करना होता है। इसी तरह रेंट है आपका, तो रेंट आप देख रहे हैं कि सारे का सारा रेंट आप उठा के नॉर्मल इनकम में से लेस नहीं कर सकते। आप उसमें से 56% जो हिस्सा है वो फाइनल इनकम को चार्ज करेंगे और रिमेनिंग जो है वो सारा। तो ये आप देख रहे हैं कि सर एडवर्टाइजमेंट और अदर एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ पे अपॉर्शन किया है। तो आप जब भी आपके पास एक से ज़्यादा इनकम की स्ट्रीम आएगी तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि आपका जो फाइनल जो है वो कितने परसेंट है और एडजस्टेबल और मिनिमम कितने परसेंट है। फिर वो जो एग्रीड रेशो आएगी उस रेशो के हिसाब से आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, डायरेक्ट खर्चे भी और इनडायरेक्ट खर्चे भी आपने वो सारे के सारे आपने उस रेशो के मुताबिक जो है वो अपॉर्शन करने हैं और तीनों कॉलम उसमें यूज़ होंगे। फाइनल वाले में भी आप वैल्यू डालेंगे, रिमेनिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्मल में चली जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने उसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो विद होल्डिंग का है। जैसे आपको पता है कि वो बार बार जो है वो सेक्शन 21 इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि आप जब भी अपना एक्सपेंस जो है वो पे करेंगे तो उसके ऊपर जो प्रिवेलिंग रेट हैं उससे आप विद होल्डिंग ज़रूर करेंगे। जैसा आपको पता है कि 149 में सैलरी है, तो सैलरी के जैसे आपको पता है कि 6 लाख तक जो है वो एग्जाम्प्ट है। तो अगर 6 लाख से ज़्यादा आप सैलरी सालाना किसी एम्प्लॉई को दे रहे हैं तो 149 की स्लैब रेट्स के मुताबिक उस पर टैक्स विद होल्डिंग करेंगे। इस तरह सेक्शन 155 है, रेंट है। अगर आप
इंडिविजुअल को और या AOP को है तो उसका तो 15 लाख तक का रेंट जो है वो अगर आप पे करते हैं तो उस पर अगर आप विदहोल्डिंग नहीं भी करते क्योंकि वो प्रेस्क्राइब पर्सन नहीं बनते। और वैसे जो है वो 2 लाख है, 2 लाख से ज़्यादा अगर आप रेंट जो है वो देते हैं तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स बनता है। जो भी 155 के तहत टैक्स बनता है वो आप ज़रूर उस पर विदहोल्ड करके उसको पे करें। 153 में जैसा आपको पता है कि एक पार्टी को अगर आप 75,000 रुपये का की परचे जो है वो पेमेंट कर रहे हैं एक साल में, तो अगर वो 75,000 से या 75,000 से कम है एक साल में एक पार्टी को पेमेंट करते हैं, उस पर अगर आप विदहोल्डिंग नहीं भी करते तो चल जाता है। लेकिन उससे अगर आप ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो आपको विदहोल्डिंग करनी होगी। इस तरह सर्विसेज के ऊपर 30,000 की थ्रेशोल्ड है, इससे ज़्यादा अगर आप एक साल में एक पार्टी से को पेमेंट कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको विदहोल्डिंग करनी होगी। अगर आप नहीं करते तो आपके लिए वो ख़र्चा इनएडमिसिबल बन जाता है, वो आपको अलाउ नहीं होता, वो ऐड बैक हो के आपका प्रॉफिट बढ़ाता है, उससे आपके ऊपर टैक्स जो है वो उसकी शरह बढ़ जाती है। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल है तो वो आपको जैसे पता है कि सैलरी के लिए ये थ्रेशोल्ड 15,000 है, वेरियस अदर पेमेंट्स के लिए ये 10,000 है, और डायरेक्ट कॉस्ट जो है, डायरेक्ट ख़र्चे जो आप पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो परचेजेस करती है तो उसके लिए जो है वो 50,000 है, ठीक है, और अदर दैन 10,000 है। तो इससे ज़्यादा अगर आप पेमेंट्स अपनी करते हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको थ्रू बैंकिंग चैनल करना चाहिए, अदरवाइज़ वो जो है वो ख़र्चा आपके लिए इनएडमिसिबल बन जाता है। आखिरी प्रिकॉशन ख़र्चों को शो करने में और उनको डिक्लेयर करने के हवाले से वो ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं तो उस सूरत में ज़ाहिर है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब यही क्लोजिंग स्टॉक जो है वो परचेजेस, नेट परचेजेस की वैल्यूज़ निकालते हुए भी हम वहाँ पे भी पुट करते हैं रिटर्न के अंदर। तो उसका और एनेक्स्चर F का आपस के अंदर कोहेरेंट होना, आपस में मैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑडिट ओपन होता है तो उसके अंदर जो आपकी नेट परचेजेस होती हैं वो देखी जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक देखा जाता है, मंथ बाई मंथ भी उसको टैली किया जाता है। क्योंकि इससे होता क्या है कि जब आप अपना ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप जो है वो अंडरस्टेट कर रहे हैं अपनी परचेजेस को, आप अपनी सेल्स को अंडरस्टेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसलिए जितनी भी ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर आप इनकी रिटर्न कर रहे हैं तो आपने बराह करम अपना उनका एनेक्स्चर F आपने क्लोजिंग स्टॉक से मैच ज़रूर करना है। इसके अलावा आपके जो बैंक की डेबिट साइड है उसके अंदर भी एनफ खर्चे होने चाहिए कि वो आपकी परचेजेस को शो करें, क्योंकि आपको पता है सेल्स टैक्स के अंदर बंदा फंस जाता है। मेरे साथ एक केस में ऐसा हुआ था कि उनकी जो टोटल डेबिट साइड थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कैश पेमेंट्स की हुई थी, तो उनकी डेबिट साइड इतनी थी नहीं कि डेबिट साइड आपकी जो है वो जितनी आपकी मेजर पेमेंट्स हैं, जो आउटफ्लोज़ हैं, उनके साथ भी वो उनको मैच होना जो है वो किसी हद तक ज़रूरी है। तो इसलिए बैंक की डेबिट साइड भी जब परचेजेस की बात आती है, परचेजेस की पेमेंट की आती है, तो वो भी आपकी है, तो उसके ऊपर भी आपने एक ईगल आई रखनी है। तो ये तमाम प्रिकॉशंस थी, ये तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तो मैं इनको मद्देनज़र रखता हूँ। आप भी जब अपनी वर्किंग बनाएं रिटर्न के लिए तो इन तमाम पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। नेक्स्ट वीडियो की जहाँ तक हमारी बात है, हमारी चौथी वीडियो होगी इस सीरीज़ की, और वो होगी अबाउट डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। क्या रेट्स हैं, कैसे आपने करना है, कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं, और अकाउंटिंग जो डेप्रिसिएशन है और टैक्स डेप्रिसिएशन है उसमें क्या फ़र्क है, कैसे, तो वो सारी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वो आपने ज़रूर देखनी है अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं एट द एंड। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चंद जो मैंने अपनी गुजारिशात आपके सामने रखी हैं इनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे जब भी आप अपना एक्सपेंस जो है उसको डिक्लेयर कर रहे होंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।